कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। ध्यान से सुनिएगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होता है, वो आज नहीं तो कल होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए क्या होता है, डीएनए की संरचना क्या होती है, डीएनए का रासायनिक संगठन क्या होता है, डीएनए के कार्य क्या होते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डीएनए। ओके सर, ओके, आज शुरू करवा दो, शुरू से लेके लास्ट तक, कोई भी चीज रह ना जाए। अच्छा, फुल फॉर्म बताओ, आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो इस डीएनए को, जल्दी बता दो बेटा, फास्टली। सबको पता है इसकी फुल फॉर्म, लेकिन मैं आपको एक बीएससी लेवल में पढ़ाने वाला हूं, एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, सबको पता होना चाहिए, डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये सबको पता होना चाहिए। यार सर, पता तो था कि आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। हाँ यार, होता है भाई। ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखो, इन्हीं लाइन पे तो नंबर मिलते हैं यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो डीएनए है हमारा, ठीक है, जो हमारा ये डीएनए होता है ना, डीएनए, जो डीएनए होता है वो सभी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, वो सभी प्रोकैरियोटिक। ओके सर, लिख लो प्रोकैरियोटिक। ओके ओके, प्रोकैरियोटिक, यानी कि डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा, यू भी लिख दो आप, यूकैरियोटिक। ओके सर, लिख देंगे, हमारी क्या है, हम तो लिख ही देंगे। ठीक है, तो डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल जो होती है ना, सेल में आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, आप पढ़ते आ रहे हैं एक टाइम से, आनुवांशिक पदार्थ होता है। मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, बस मेन पॉइंट लिखवाऊंगा, क्योंकि स्टार्ट करना और अंत करना बहुत जरूरी होता है। डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल में आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए हर एक चीज़ की। डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल में आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो, आपने पढ़ रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये सब आपको आना चाहिए। चलिए, डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। क्यों लेकर जाता है? क्योंकि डीएनए के पास किसी भी जीव से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं होती हैं। ठीक है, समझ गए? किसी भी जीव से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं होती हैं, ये ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, ओके सर, ओके। यानी के आप बोल सकते हो, ठीक है, डीएनए के पास, शॉर्ट में लिख दूं, बोलो तो लिख दो, डीएनए के पास, हाँ सर, डीएनए के पास, ठीक है, किसी जीव से संबंधित, ठीक है, किसी जीव, हाँ, किसी जीव से संबंधित, ओके सर, किसी जीव से संबंधित, ठीक है, सभी प्रकार की, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, सभी प्रकार की क्या होती हैं, यानी कि डीएनए के पास किसी जीव से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं होती हैं, सभी प्रकार की सूचनाएं होती हैं। चाहिए आपको इंफॉर्मेशन, सूचनाएं होती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन होती हैं। एक चीज मैं और लिखवा दूं, चलिए, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अच्छा, एक पॉइंट में और लिखवा दूं, डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। क्या ये जरूरी है लिखनी लाइन? बहुत जरूरी है, जरूरी भी नहीं है पर बहुत जरूरी है बेटा, लिख लो जरा चीज को। डीएनए जो होता है ना, डीएनए वो आनुवांशिक लक्षणों को, अब आनुवांशिक लक्षण कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे वैसे होते हैं, जैसे तैसे होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है, लक्षणों को एक पीढ़ी से, ध्यान देना बेटा, एक पीढ़ी से, ओके सर, हाँ, एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। ठीक है, पीढ़ी तक लेकर जाता है, तक लेकर जाता है। ठीक है सर, लेकर जाता, बस इतनी नॉलेज बहुत है, इससे मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। डीएनए किसी भी जीव में एक स्थायी कंपाउंड होता है, ऐसे मान के चलो,
दूसरा अविनाशी होता है। ये माना जाता है कि डीएनए को आप समाप्त नहीं कर सकते, ना बना सकते हो, ठीक है। तो ये अविनाशी होता है, ये ध्यान देना बेटा कैसे होता है, ये अविनाशी होता है, विनाश नहीं कर सकते इसका। चलिए मैं एक नेक्स्ट पॉइंट लेने वाला हूं, केमिकल कंपोजिशन। ये बहुत जरूरी है। अगर आप बीएससी में हो ना यार, अगर आप बीएससी में हो तो सच बता रहा हूं, ये डीएनए का केमिकल कंपोजिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना केमिकल कंपोजिशन के ये डीएनए बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए बता रहा हूं, इसको पढ़ लो ठीक से। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है बेटे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। संरचना छोटी सी है, आपने पढ़ रखी है, लेकिन यार क्या है ना, क्या है कि बीएससी में कुछ अलग तरीके का लिखा जाता है, और वही तरीका मैं ढूंढ रहा हूं आपको बताने का, ठीक है। पहले तो मैंने डीएनए का इंट्रोडक्शन दिया आपको कि सर डीएनए ये होता है, दे के आना पड़ेगा, ये ध्यान देना। फिर मैंने बता दिया कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए बहुत जरूरी है ये चीज। चलिए मैं यहां पे करता हूं केमिकल कंपोजिशन। मैं दिखाई दे रहा हूं, बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जल्दी से फास्टली बोर्ड पे नजर जमाए रखो, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए पढ़ाता हूं मैं आपको, पहले लिख देते हैं डीएनए, ठीक है सर, डीएनए लिख दिया। अब जो डीएनए का अगर मैं पार्शियल मतलब समझते हो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता हूं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझना आना चाहिए, लाइसिस करता हूं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता हूं मतलब आंशिक जल अपघटन करता हूं, तो ये टूटता है न्यूक्लियोटाइड में। काय में टूटता है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है। सर न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है, इसकी इतनी हिम्मत, अरे इसकी इतनी हिम्मत कि ये न्यूक्लियोटाइड में टूट गया। अच्छा तो बेटा यहां से एक बात मेरे समझ में आ गई कि अगर मैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए चेक करूं तो सिंपल सी बात है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। किसका होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। बात ये आती है, ये तो हम समझ गए सर कि जो डीएनए होता है, ये लाइन भी लिखो, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? पॉलीमर होता है, ठीक है सर, ये मान गए हम न्यूक्लियोटाइड का। अबे का खा गए, छोड़ दो का। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का जो होता है ना, पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, बहुलक पॉलीमर होता है, ठीक है। अच्छा कहाँ पाया जाता है? सर ये मेरे अंदर पाया जाता है। अच्छा मेरे अंदर किसी न किसी ऑर्गेनल्स में तो पाया जाता होगा, हाँ पाया जाता है सर, ये बड़ी अच्छी जगह पाया जाता है, बहुत बढ़िया जगह पाया जाता है। पर कौन सी जगह पाया जाता है? किसी भी सेल के केंद्रक में ये पाया जाता है, और केंद्रक लेक्चर मैंने पढ़ा दिया आपको। चलिए मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? पॉलीमर होता है। अच्छा कहाँ पाया जाता है? सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है बेटा। नाभिक परमाणु वाला नहीं, कभी एटम बम ब्लास्ट कर दो धम, उसमें नहीं, ये हमारा सेल है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? अरे डीएनए पाया जाता है यार। जब हम डिस्कस ही डीएनए के बारे में कर रहे हैं तो फिर किस बात का डरना, बताओ। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का, जब मैं पार्शियल मैंने हाइड्रोलाइसिस करा तो न्यूक्लियोटाइड बना, और जब मैं न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता हूं, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करता हूं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करता हूं, तो बेटा ये दो भागों में टूट जाता है। अच्छा सर दो भागों में टूट जाता है, सर सुनकर बड़ा मजा आया, मजा आता है, ऐसा करने में मजा आता है। अच्छा तो बेटा काय में टूटेगा ये? सर ये न्यूक्लियोटाइड है तो ये बेटा न्यूक्लियोसाइड में टूट जाता है। अच्छा न्यूक्लियोसाइड, सर न्यूक्लियोसाइड को एक साइड कर दो, सामने आ जाओ, आ गया सामने, ठीक है। अच्छा दूसरा जो होता है ना, फॉस्फेट इकाई होती है, फॉस्फेट इकाई होती है सर, फॉस्फेट इकाई होती है। अच्छा डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है? क्योंकि इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, तो बेटा इसका नेचर भी एसिडिक होता है, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसका नेचर एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियोसाइड आप फॉस्फेट यूनिट के साथ जोड़ते हो ना, जोड़ने के बाद जब बॉन्ड बनता है, अरे बॉन्ड तो बनेगा, बिना बॉन्ड के कैसे जुड़ जाएगा यार, तुम खुद बताओ। तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा इस फास्फेट यूनिट के साथ जुड़ा होता है। ये मैं अभी आगे लिख पाऊंगा। चलिए न्यूक्लियोसाइड को आप दो भागों में तोड़ सकते हो। सर कितना तोड़ोगे? तोड़ के सर आपने सब बड़ा छोटा कर दिया, बड़ा गुस्सा आ रहा मुझे। नाइट्रोजन बेस है, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है, ले भैया नाइट्रोजन बेस है। और ये क्या है आपका बेटा? ये शुगर है, शुगर है,
सर मैं शुगर का मरीज नहीं हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है। अरे शुगर है यार, डीएनए में पाई जाती है हर किसी बॉडी के अंदर। कौन सी? डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है डीएनए में, तभी तो उसका नाम रखा है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, सिंपल सी बात है। अच्छा सर नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बता दो। अरे यार ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, ये बड़े शानदार होते हैं। एक होता है पीरीमिडीन, अच्छा एक सर पीरीमिडीन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? पीरीमीडीन होता है। हाँ यार, दूसरा कौन सा होता है? प्यूरीन होता है। अच्छा प्यूरीन होता है बेटा। प्यूरीन भी दो प्रकार का होता है, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। प्यूरीन दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक तो होता है एडेनिन, का नाम सुना है आपने? एडेनिन, एडमिन तो सुना होगा बेटा, एडमिन सुना होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन एडेनिन का नाम मेरे पहले बहुत सुना होगा हाई स्कूल इंटर में। अच्छा यहाँ आ जाएगा। दूसरा होता है ग्वेनिन, भी होता है ग्वेनिन, ठीक है ग्वेनिन। यहाँ पे ये ए से बोलते हैं, इसको हम जी से बोलते हैं, ठीक है। पीरीमिडीन भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पीरीमिडीन भी दो होते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन बेस एक एडेनिन, ग्वेनिन, इधर होता है साइटोसिन, साइटोसिन बोलते हैं इसको, एस बनता है इसमें साइटोसिन। और होता है हमारा एक थाइमीन, राहिमीन, ओहो छत्रीमीन, पचंत्रीमीन, ठीक है ये होते हैं। तो 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन एंड ग्वेनिन। इसको मैं शो करता हूं सी से, इसको मैं शो करता हूं टी से। अच्छा सी टी बना टी टी। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? अब बेटा जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अब तो मैंने टॉपिक शुरू कर दिया। आप पीछे नहीं हटना, पूरा टॉपिक क्लियर करके हटना है। आप पीछे हट गए ना तो बीएससी से हट गए, सोच लेना। चलिए अब यहाँ जो है ना सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में बॉन्ड बनता है, और बेटा ए और टी के बीच में बॉन्ड बनता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ए और टी के बीच में जो बॉन्ड बना है वो डबल बॉन्ड है, और सी और जी के बीच में जो बॉन्ड बना है वो ट्रिपल बॉन्ड है। बट होता नहीं है, जो हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। सोचना क्या है? सोचना क्या? अरे यार हम बड़े ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, ठीक है। सोचते तो बहुत कुछ है पर होता नहीं है। तो क्या है कि सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जहाँ पे मैंने ये डबल बॉन्ड लगाया ना, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हैं, और ये जो नाइट्रोजन बेस हैं ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या आपस में जुड़े हैं। अब टॉपिक क्लियर हुआ? ऐसी टॉपिक क्लियर हो जाता नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। एक चीज मैं आपको और बता दूं, न्यूक्लियोसाइड फास्फेट यूनिट के साथ, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। जो ये न्यूक्लियोसाइड होता है ना, न्यूक्लियो जो साइड होता है मेरे पास, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो फॉस्फेट यूनिट, ठीक है, फॉस्फेट यूनिट के साथ, ठीक है बेटा, यूनिट के साथ फास्फोडाइएस्टर, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बेटा आ जाएगा, फास्फोडाइएस्टर। चलिए यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूंगा, उसके बाद में उसकी समझना पड़ेंगे। हटा दें फिर इसको? चलो मैंने हटा दिया इसको, ठीक है सर मैंने हटा दिया इसको, बस एक लाइन और है, बस छुट्टी। तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट यूनिट के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ लिख लो आप, बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। बॉन्ड द्वारा क्या होता है बेटा? ये जुड़ा होता है। अच्छा बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। एक चीज़ और बता दूं, अब जो ये तुम देख रहे हो ना नाइट्रोजन बेस इस शुगर के साथ में जुड़ा होता है, वो भी बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, ठीक है। एक लाइन और लिख लो, जो ये तुम्हारे पास नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, नाइट्रोजन बेस होते हैं, संरचना बनवा दूंगा, घबराओ मत। जो हमारे ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है, किसके साथ में? शुगर के साथ में, ठीक है, शुगर के साथ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। बहुत ही सिंपल, बीटा ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। बीटा बनाओ ऐसा करके, थीटा मत बना देना बेटा, बीटा बनाना। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत दमदार, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सिंपल सा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डीएनए का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा, न्यूक्लियोटाइड में टूटा। न्यूक्लियोटाइड का जब मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो ये न्यूक्लियोसाइड में और फास्फेट में टूटा। अब जो ये न्यूक्लियोसाइड होता है ना,
न्यूक्लियोसाइड दो भागों में टूटता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर में। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का, पिरिमिडीन और प्यूरिन, और पिरिमिडीन दो प्रकार का, साइटोसिन, थाइमिन, एंड प्यूरिन भी दो प्रकार का, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया चार्ट है ये। केमिकल कंपोजिशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये पूरे का पूरा क्या है, डीएनए का केमिकल कंपोजिशन। अगर इतनी शॉर्ट में भी आपको समझ में ना आए ना, तो बेटे पढ़ना मत छोड़ना, लगातार पढ़ाई करना मेहनत से। ठीक है, समझ में आएगा ससुरा, क्यों ना आएगा, ये पक्का समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियोसाइड जो है ना, फास्फेट यूनिट के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है और न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ऐसी जो ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो शुगर के साथ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं बेटे, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये बेसिक नॉलेज थी। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का मैं हट जा रहा हूँ, बहुत दूर हटूंगा, बहुत दूर। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो हटा दें फिर इस चीज़ को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा ये बताओ H3PO4 का नाम क्या है, जल्दी बताओ। जो मैंने बताया था, क्या बताया था, ऑर्थोफॉस्फोरिकम। ठीक है, क्या नाम है इसका, ऑर्थोफॉस्फोरिकम। चलिए, समझ में आया। अरे का भैया समझ में आया आप लोगों के, या बिल्कुल ना आयो। अरे समझ में आया, समझ में आया, आज से आता समझ में ऐसे ही आ जाता। सिंपल सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला टॉपिक। चलिए सर आगे पढ़ा दो, अब मत छोड़ो। ठीक है, डालो बेटा जरा वाटसन एंड क्रिक मॉडल, या डीएनए की संरचना डाल दो, ना तो शॉर्ट में लिखते हैं ऐसा करके, वाटसन, कितना शानदार नाम है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है ठीक है ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो बेटा जरा ध्यान देना, सन 1953 की बात है। वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। और इस मॉडल में जो इनसे पहले साइंटिस्ट थे ना, विल्किंस, की सारी जानकारियों को सम्मिलित किया। और 1962 में इन तीनों को मिलके, वाटसन को, क्रिक को और विल्किंस को, इन तीनों को ना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि ये कोई चीज़ छोटी मोटी नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी डीएनए की खोज। ना तो डीएनए से पहले लोग मानते थे कि आरएनए ही जो होता है वो सभी सेल्स का क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन आजकल आरएनए जो होता है विषाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। बाकी जितने भी जीव हैं ना, उन सब में अनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए ही होता है। ठीक है, तो घबराने की क्या बात है जब मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए फिर मैंने डाल दिया वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, पूरा लिख लो, पूरा डीएनए। चलिए बेटा जरा ध्यान देना, सन कब की बात है, सन 1953 की बात है। सन 1953 में, ठीक है, किसने बेटा, वाटसन ने, किसने, सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने, ठीक है, वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का, किसका, डीएनए का डबल हेलिक्स, इस लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है, डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स, DOUVLE, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। ये ध्यान देना, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें विल्किंस एक नामक साइंटिस्ट थे, जिसमें विल्किंस जो होते हैं ना, विल्किंस, ठीक है, विल्किंस की सभी जानकारियों को, ठीक है, विल्किंस की सभी जानकारियों को, ठीक है, शामिल किया गया, ठीक है, किया गया। ठीक है, ओके सर, ओके। और सन 1962 में लिख रहा हूं मैं, घबराओ मत, सन 1962 में तीनों कौन से, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, तीनों को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कार, ठीक है यार, नोबेल पुरस्कार ऐसे लिखा जाता ना, पुरस्कार, ये चलो लिख लेना आप, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सम्मानित किया गया, ठीक है, किया गया। अब बेटा जरा मैं एक पॉइंट बता दूं, इस मॉडल के निम्नलिखित, इस मॉडल की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, निम्नलिखित आकर्षक बिंदु हैं, या निम्नलिखित अवधारणाएं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, अवधारणाएं, या फिर इस मॉडल की निम्नलिखित अवधारणाएं, चलो लिख दे रहा हूं मैं, ये लिख दे रहा हूं, छोड़ो। चलिए बेटे, इस मॉडल की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। चलिए तो पहली अवधारणा लें, पक्का,
पक्का। तो तुम्हें पता है कि डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। पहला पॉइंट, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। सबको पता है? इससे पहले सर पता, बहुत पता है। ठीक है, चलो लिख लो बेटा, पहला पॉइंट लिख लो। ठीक है, जो हमारी डीएनए की संरचना होती है ना, जो हमारी ये डीएनए की संरचना होती है वो बेटा डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना सर डबल हेलिक्स होती है बेटा, ऐसी होती है, डबल हेलिक्स होती है, बहुत बढ़िया होती है, डबल हेलिक्स होती है। ठीक है, डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। अच्छा, डीएनए कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है? यानी कि डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, या हिंदी में कहते हैं रज्जु होते हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको एक बार और बता दूं, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। वो बात ये वाली है कि भाई डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ है, ये पता ही है सबको, हर एक सेल का आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, एक पॉइंट पे ध्यान देना, ये जो डबल हेलिक्स आप देख रहे हो ना, ये कैसी संरचना होगी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको आप द्विकुंडलित भी बोल सकते हो, द्विकुंडलित संरचना। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, द्विकुंडलित संरचना आप इसको बोल सकते हो। अब देखो यार, पढ़ाई में ना बहुत सारे बच्चे कई कई साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बेहद भरपूर रातों दिन जगे हुए हैं। बस उन बच्चों के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक लाइन कहना चाहता हूँ, शायद उनको अच्छी लगे, और वो लाइन है, कई वर्षों से जागा हूँ। ध्यान देना, कई वर्षों से जागा हूँ, सोना चाहता हूँ मैं, तुमसे मिलकर अपनी पलकें भिगोना चाहता हूँ मैं। बहुत प्यारी लाइन किसी एक स्टूडेंट ने लिखी है जो कि कई वर्षों से तैयारी कर रहा है, बहुत प्यारी लाइन है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेटा डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होता नहीं है, होती है। दूसरा पॉइंट मेरा ये होता है, डीएनए जो होता है ना, डीएनए दो, ठीक है, स्ट्रैंड्स यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। डीएनए दो स्ट्रैंड्स से बना होता है। ठीक है, डीएनए दो स्ट्रैंड से बना होता है। ये तो सर कोई बात नहीं है आपकी। सर थर्ड पॉइंट और भी है ना इसका, अरे एक पॉइंट हो रहेगा, यानी कि डीएनए जो होता है ना, यानी कि डीएनए दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, दोनों स्ट्रैंड, पहले ये लाइन लिखो, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में, ठीक है, नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन जो बेस है ना, जो मैंने बताया 4 होते हैं ना नाइट्रोजन बेस, एडेनिन और कौन कौन से होते हैं? 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं, और इन्हीं की वजह से दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। देखो मैं ये लिखने वाला हूँ, दोनों स्ट्रैंड आपस में नाइट्रोजन बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अभी मैं लिख दूंगा संरचना, टेंशन मत लो, जुड़े होते हैं, संरचना बनाऊंगा अभी, बेटा घबराओ मत, संरचना बनाऊंगा। दोनों स्ट्रैंड प्रति समांतर होते हैं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना, दोनों स्ट्रैंड्स प्रति समांतर होते हैं। ठीक है, प्रति समांतर होते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड प्रति समांतर होते हैं। मतलब यार ये है कि एक स्ट्रैंड का, ठीक है, एक स्ट्रैंड STRAND, एक स्ट्रैंड का, ठीक है, 3 डैश जो होता है, तथा दूसरे स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का 5 डैश क्या होता है बेटा? एक और होता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इसलिए बोला जाता है ये कैसे होते हैं? प्रति समांतर होते हैं। अच्छा, एक लाइन और आ जाएगी, मैं नहीं लिख रहा हूँ नीचे को, एक लाइन मैं ऊपर लिखूंगा, एक लाइन और। ठीक है, हटा दे रहा हूँ। कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए। चलिए मैं 5वां नंबर लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, पेपर में सेम ऐसे लिख के आना, घबराओ मत। एक लाइन और लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइन पर फोकस करें ठीक से। ओके, 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर है बेटा, जब, ठीक है, दोनों स्टैंड के एक पूर्ण चक्कर में 10 नाइट्रोजन बेस के जोड़े होते हैं। अभी मैं बना दूंगा चित्र, ठीक है, या पहले मैं इससे पहले एक लाइन और लिख दे रहा हूँ कि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना, दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों STRAND, दोनों स्ट्रैंड एंड यार होते तो हैं, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो दक्षिणावर्त कुंडलित होते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं, दोनों स्ट्रैंड दक्षिणावर्त कुंडलित होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, 6वां नंबर जो मैंने बोला ना कि बेटा दोनों स्ट्रैंड, यानी कि 2 लिख दिए, मुझे दोनों लिखना था यहाँ पे, दोनों लिखो बेटा सही करके। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, दोनों स्ट्रैंड
एंड दोनों स्टैंड्स, मैं भूल गया यार टॉपिक, दोनों स्टैंड पीछे समांतर होते हैं, ठीक है यार मैं भूल गया, मुझे क्या याद, मैं कैसे बताऊँ यार, दोनों स्टैंड, हाँ दोनों स्टैंड के एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, एक पूर्ण चक्र में, ध्यान देना बेटे, दोनों स्टैंड के एक पूर्ण चक्र में नाइट्रोजन बेस के, नाइट्रोजन, फोकस करें, नाइट्रोजन बेस के 10 जोड़े होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस के 10 जोड़े होते हैं, ठीक है, 10 जोड़े होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा व्यास कितना होता है, कुंडली का जो व्यास होता है ना, जो हमारी कुंडली घूमती रहती है, उस कुंडली का जो व्यास होता है बेटा 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अच्छा एक चीज़ और बताओ सर, एक चीज़ और बताओ, प्रत्येक मोड़ के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड एक बात और बता दो, दो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक मोड़ के बीच की दूरी, प्रत्येक मोड़ के, ठीक है, प्रत्येक मोड़ के बीच की दूरी जो होती है, प्रत्येक मोड़ के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा एक लाइन और है 8वां नंबर, ठीक है, दो नाइट्रोजन बेस, जितने भी हमारे दो नाइट्रोजन क्षार है ना, दो नाइट्रोजन, ठीक है, दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी जो होती है ना, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, राइट बेटा। 8 पॉइंट हो गए, बहुत हो गए, 8 पॉइंट बहुत हो गए, इससे ज़्यादा मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ आपको। चलिए अब इसका डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हटा दें मैं इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का, ठीक है। अब जो है ना इसका जो है डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं। अब बेटा इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ, देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान देना, मेरी तरफ देखो और डायग्राम को देखो। बेटा ऐसे बनता है ये, सोच रहे होगे सर क्या बना रहे हो ये, अरे सर क्या बना रहे हो ये, अबे बना तो बहुत बढ़िया चीज़ रहा हूँ, पर देखो ये बनाने का एक तरीका होता है इसको। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमसे नहीं बनता, मैं कहता हूँ क्यों नहीं बनता, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, क्यों नहीं बनता है। एक छोटा सा डायग्राम नहीं बना पा रहे हो तो इतने बड़े डायग्राम कैसे बनाओगे फिर जूलॉजी में, है भाई, ये इस टाइप से करा मैंने। फिर अगेन अगर चाह रहे हो तो यहीं से ले सकते हो, वरना आप यहाँ से करके मोड़ सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। मैंने चलो यहाँ से ले लिया क्योंकि मैंने, ठीक है, ये ऐसे करके ये लिया मैंने, फिर ये करके, फिर ये और फिर ये, फिर मैं थोड़ा सा इसको अंदर से ले लेता हूँ कि बाहर से काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, इस टाइप से है ये, ठीक है बेटा। ध्यान देना तरह से करके चीज़ पे, ना तो आज तुम्हारा धुआं निकल जाएगा, धुआं आज डायग्राम बनाते हुए। ये अब सोच रहे हो सर आप तो मिटाना है, हम कैसे मिटाएंगे अभी, हम कैसे इरेज करें चीज़ को, सर आप तो हाथ कर करके इरेज कर दे रहे हैं, पर हम कैसे इरेज करें ये, ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, छोटा सा डायग्राम बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से आप बना लोगे इस चीज़ को, ये ठीक है। तो यहाँ पे ना 1, फिर बेटा 2, फिर बेटा 3 और ये हमारा 4 और एक और लगा लो 5, ठीक है, इस साइड में आ जाएगा ये 5। तो यहाँ पे ना देखो A डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ये T, फिर C ट्रिपल बॉन्ड G, फिर T डबल बॉन्ड A, ठीक है, ओके 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 ओके। फिर मेरे पास G ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। फिर मेरे पास A, क्योंकि एक चक्र जो होता है ना, फिर मेरे पास G, ठीक है। ऐसे बेटा इसमें आ जाएगा, ऐसे इसमें कर दो आप A, ठीक है, डबल बॉन्ड T, फिर ऐसे कर दो, सब में ऐसे कर देते हैं हम, ये 2 2 4 1 5, ये सब में ऐसे कर दो ये, ठीक है, सब में मैंने ऐसे कर दिया ये। फिर यहाँ भी, ठीक है, नहीं ये इस टाइप से मैंने ये कर दिया आपको। अब पता तो मैं प्रत्येक मोड़ के बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक एक मोड़ गया, यहाँ से यहाँ तक का मोड़ हो गया, कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये लो भैया, कुंडली का जो व्यास होता है ना वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी ये बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है।
ओके सर, ओके। और ये जो होती हैं वो दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, ये इस टाइप से किधर को होती हैं बेटा, ये दक्षिणावर्त कैसी होती हैं, ये दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं ये, ठीक है। ये हमेशा क्या होती हैं, क्लॉकवाइज, घुइयों यानी कि सुइयों की दिशा तो आपने देखी होगी, जैसे कुछ सुइयाँ मुड़ती हैं, इस टाइप से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो डीएनए की। बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर है, बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। और कुछ तो नहीं बचा है, और कुछ तो नहीं बचा डीएनए के स्ट्रक्चर में, कुछ नहीं बचा, बस यही है, आराम से बनाओ। तो मैंने क्या बताया, अब एक बार इसका रिवीजन करते हैं। मैंने बताया कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है, यानी कि द्विकुंडलित होती है। फिर मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना होता है, तो एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये होता है, और ये स्ट्रैंड जो होती है ना वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने ये लिखवाया, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो आपस में नाइट्रोजन बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। देखो ये वाला स्ट्रैंड नाइट्रोजन बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या है, आपस में जुड़ा हुआ, जिनको आप है ना ये C ट्रिपल बॉन्ड जी, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं वो प्रति समांतर होती हैं, यानी कि एक स्ट्रैंड का जो होता है ना 3' तथा दूसरे स्ट्रैंड का 5' कैसे होता है, एक और होता है, ठीक है ये, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड के जो होते हैं, यानी कि देखो 3' से इधर 5' आ गया, फिर इधर अगर मैंने 5' लिया तो इधर 3', तो दोनों कैसी होती हैं, प्रति समांतर होती हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि दोनों स्ट्रैंड के एक पूर्ण चक्कर में 5 यहाँ 5 यहाँ 10 नाइट्रोजन बेस के जोड़े होते हैं। मैंने लिखा कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, प्रत्येक मोड़ के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक सिंपल वे में, सिंपल तरीके से, जितना इजी तरीके से मैंने ये डीएनए की संरचना करवा दी, शायद ही मुश्किल किसी बुक में आपको मिले। तो अच्छे से कवर करो, नोट बनाओ, घबराओ मत, बस छोटा सा 3-4 मिनट का और मैं समय लूँगा, उसके बाद में मैं इस टॉपिक को पूरे को मैं रेस कर दूंगा। और वो समय जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, फास्टली जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ना लिया है कोई बात नहीं है, पर डाल दो फंक्शन ऑफ डीएनए, FUNCTION, फंक्शन ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ डीएनए बेटा। फंक्शन ऑफ डीएनए, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। डीएनए क्या है, एक लाइन मैंने ये ऊपर भी लिखवाई थी, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को, ये तो भैया मेन पॉइंट है, आनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से, ठीक है, एक पीढ़ी से कहाँ तक लेकर जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है, ठीक है, दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है, ठीक है, चलती रहती है दर बदर कहानी, लेकर जाता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा बेटा एक सेकंड नंबर में और लिखवा दूँ, डीएनए जो होता है ना आरएनए का निर्माण करता है, आरएनए का क्या करता है बेटा, ये निर्माण करता है। चलिए एक पॉइंट और लिखवा दूँ, करता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक का, फास्टली जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक कर दे इसको रेज, ठीक है पक्का, ओके सर। सोच लो एक बार और, सोच लिया, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट और लिया है, 3rd नंबर इसका, डीएनए जो होता है ना वो प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन या प्रोटीन सिंथेसिस की विधि में, की विधि को, ठीक है, विधि को डायरेक्शन देता है, ठीक है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। बस बहुत है, एक और लिख लो चलो, ठीक है, समस्त जीवित सेल में, ठीक है, समस्त सेल की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है, समस्त सेल की गतिविधियों को क्या करता है बेटे, विधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये लाइन और लिख लो, एक और लिख लो चलो यार, नियंत्रित करे, चलो इतने ही बहुत हैं यार, 4 ही बहुत हैं, छोड़ो यही बहुत हैं। तो इस तरह से हमने डीएनए पढ़ा, डीएनए क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा डीएनए का केमिकल कंपोजिशन, फिर हमने डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और लास्ट में हमने फंक्शन पढ़े डीएनए के। पूरा टॉपिक कवर हो गया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकले ना कि यार डीएनए की वाटसन एंड क्रिक मॉडल को स्पष्ट कीजिए, तो यहीं से शॉर्ट निकलेगा। पूछे डीएनए क्या होता है, तो यहीं से निकलेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, यहीं से निकलेगा। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, यहीं से निकलेगा। सब कुछ यही है, यानी कि ये टॉपिक आपकी पूरी यूनिट कवर करवा सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।